नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, यूपीपीसीएल टीजी2 के अलावा जैसे कि एनपीसीआईएल, सेल, डीआरडीओ और यूपी आर्विनल टीजी2 आदि एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, अगर आप आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर बैठ जाते हैं तो दोस्तों यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से अधिक प्रश्न लिए गए हैं और इसकी व्याख्या इतनी अच्छी दी गई है कि यहाँ से प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, बिजली काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सूखी लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सूखी लकड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि विद्युत कार्य करते समय विद्युत झटका सूखी लकड़ी का प्रयोग करने पर नहीं लगता है, क्योंकि सूखी लकड़ी एक विद्युत रोधक की तरह होती है, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं, धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, डेड डैश का उपयोग कर रोका जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थिंग द्वारा इसे रोका जा सकता है। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि दोस्तों, किसी कारण और मशीनों उपकरणों में से उसके बॉडी में स्पर्श हो जाने पर वहाँ कार्य करने वाली मशीनों को झटका से बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है, क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम बिजली के आईई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवन बहाली को महत्व देता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कट आउट नियम 44 इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सामान्य आयु और स्वस्थ वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध का मान क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 किलो ओम इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर शुष्क त्वचा वाले मनुष्य का प्रतिरोध 1 मेगा ओम होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण परिमाण यदि निम्नलिखित हो तो तब आघात की अनुभूति होगी नहीं होगी? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 मिली एम्पियर से कम इसका सही उत्तर होगा। इतना करंट होगा तो आपका कोई अनुभूति नहीं होगी, यानी आप जान भी नहीं पाएंगे कि हमें करंट लग रहा है कि नहीं। जैसे कि माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व, सही उत्तर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाथों को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए और माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए और माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। इसके राइट आंसर हैं। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फीलर गेज इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तो काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तिरछा काट प्लायर इसका राइट आंसर है। और यह जो है 15 सेंटीमीटर लंबा इंसुलेटेड दस्ते वाला लंबी व चपटी चोंच वाला होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों, सॉकेट से सुंडाकार शंख बर्मा के अपना निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ड्रिफ्ट का हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि ड्रिफ्ट जो होता है, ड्रिफ्ट औजार एक हस्तचालित औजार होता है, जैसे कि पाना होता है, रिंच, स्पैनर आदि। या सॉकेट से सुंडाकार शंख वर्मा निकालने में प्रयोग होता है इसका। चलिए, अगला प्रश्न, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है और 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करें। सिंपल सा है दोस्तों, इस फार्मूले पर इसको मान रखना है। जैसा कि हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से इस फार्मूले से इसका मान निकाल कर, जैसे कि R1/R2 यहाँ पर बराबर में L1/L2 रखा गया। यहाँ पर
R1 का मान रख दिया गया और R2 का मान निकालना है हमें। L1 का मान 1200 दिए गए, L2 का मान 240 दिए गए। आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा R2 बराबर 12 ओम सही उत्तर आ जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तांबे यानी कॉपर की परमाणु संख्या डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 29 होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाकी जानकारी दोस्तों आप देख लेना। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड बाएं से दाएं निम्नानुसार है। हरा, नीला, पीला, सुनहरा प्रतिरोधक का आवृत प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात करें। दोस्तों क्या पहले हरा रंग दिया, हरा का 5 होता है, नीला का 6 होता है, फिर 10 की गुड़े का निशान लगाते, फिर 10 की घाते में जो आता है उसे, जैसे कि पीला का 4 लिख देंगे। और सुनहरा का जो दोस्तों होता है +-5% होता है। और जैसे कि आप इसे हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 5640 ओम +-5% आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों सुनहरा के लिए +-5% होता है, और मतलब और जो गोल्ड वो सिल्वर के लिए जो होता है +-10% होता है। और कोई मान लो कोई सहनशीलता नहीं तो मान लो वहाँ पर 20% होता है, यानी कोई कलर के लिए नहीं, 20% होता है +-। यहाँ पर इसका इस प्रकार इस फार्मूले द्वारा हम इसको हल करते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। और हम यहाँ पर और रंगों की बात जानते हैं, जैसे कि दोस्तों ब्लैक के लिए 0 लेते हैं, ब्राउन के लिए 1 लेते हैं, रेड के लिए 2 लेते हैं, ऑरेंज के लिए 3 लेते हैं, येलो के लिए 4 लेते हैं, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, वाइट के लिए 9 प्रयोग करते हैं हम कलर का। चलिए अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सुरक्षित उपयोग के लिए एक पेपर से बने अवरोधी इंसुलेटर का अधिकतम कार्यकारी तापमान डैश डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर है। चलिए हम और बात कर लेते हैं और सारी जानकारी यहाँ से ले लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर वर्ग दिया गया है, और यहाँ पर सुरक्षित तापमान, यहाँ पर इससे पदार्थ अचालक पदार्थ दिए गए हैं। जैसा कि दोस्तों वाई में जो आता है 90 डिग्री सेल्सियस इसमें तापमान होता है। और इसमें जो अचालक पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये अचालक पदार्थ है, सूत, रेशम, सामान्य कागज आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और हम बात करते हैं ए के अंतर्गत। ए में जो इसका ताप होता है 105 डिग्री सेल्सियस, और उसमें जो पदार्थ आते हैं सूत, रेशम, तेल से भीगा कागज आदि। चलिए ई के अंतर्गत जो तो इसका तापमान जो होता है 120 डिग्री सेल्सियस, और लाइट पेपर इसमें आता है पदार्थ अचालक पदार्थ में, और फाइबर, एम्पायर, क्लॉथ आदि। चलिए एफ के अंतर्गत दोस्तों देख सकते हैं, इसकी तापमान जो होता है 155 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें अब्रक, फाइबर, ग्लास, स्टेबस आदि आते हैं। चलिए एच के लिए देख सकते हैं आप, इसका जो तापमान होता है 180 डिग्री सेल्सियस, और इसमें इलेस्टोमर तथा अब्रक, फाइबर, ग्लास आते हैं अचालक पदार्थ में। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी रोधक सामग्री के लिए एक आवश्यकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ के गुण, जैसे कि ये इसमें क्या क्या गुण होते हैं यहाँ पर हम पूरी जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा चालकता नगण्य होनी चाहिए, और तापक्रम के बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है, और इसमें आर्द्रता नमी के बढ़ने से चालकता बढ़ती है, और प्रतिरोध के ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अगला पॉइंट है, जैसा कि ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी विद्युत रोधी पदार्थ कुचालक होते हैं। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 से 7 तक होती है। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है, रोधक यानी इंसुलेटिंग सामग्रियां जो वायु और गैस को रोककर अन्य ठोस सामग्रियों के रोध गुणों को सुधारती हैं, जो डैश डैश हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तरल रोधक सामग्री इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं, विद्युत सोल्डरिंग आयरन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाइंडिंग तारों और तारों के जोड़ सोल्डर करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोल्डरिंग में इसका सोल्डरिंग का क्या कारण है, यहाँ मतलब सोल्डरिंग की परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें जो दोस्तों होता है शीशा और टिन, इसमें धातु होती है, इससे मिलाकर दोस्तों यहाँ पर सोल्डरिंग की जाती है।
चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं आदर्श रूप में नियतांक को वोल्टता स्रोत में होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। जबकि आदर्श नियतांक धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अगला प्रश्न, शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में डैश डैश करंट प्रवाहित होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनंत इसका राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर परिपथ का प्रतिरोध बहुत ही निम्न अथवा शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी धारा कहते हैं। जैसा कि धारा बराबर होता है आवेश अपान समय, और यहाँ पर क्यों अपान टी यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो मात्रक होता है कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर इसका मात्रक होता है। चलिए जैसा आपको ऑप्शन में मिल जाए वहाँ पर वैसा कर देना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर 21 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच मापा गया वोल्टेज कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर और तो कुछ दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर 4 मानकर यहाँ पर हल किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर आई बराबर 4 मान लेना, यहाँ पर त्रुटि है कुछ, यहाँ पर आई बराबर आप 4 मान लेना। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 84 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न, आर प्रतिरोध यानी प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है तो फिर इन भागों का समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर अपान एन दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अगर समान प्रतिरोध हैं तो आपका आर अपान एन ये सही फार्मूला होता है। यानी 100 ओम के 100 प्रतिरोध जैसे दिए गए हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे निकालना, 100 ऊपर लिख देंगे और 100 नीचे लिख देंगे। ये का डायरेक्ट काट देंगे तो आपका 1 ओम आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर हल करना होता है अगर समान प्रतिरोध दिए गए हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है 2.2 किलोवाट व 220 वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा। सिंपल सा दोस्तों ये फार्मूले पर आपको मान रखना है, आपका आंसर जो निकल कर आ जाएगा 22 ओम सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, शंट प्रतिरोध की तुलना में किसी एमीटर का प्रतिरोध होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बहुत अधिक होता है। जैसा कि शंट प्रतिरोध जो है मैग्नीन का बना होता है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है। इसका प्रयोग उच्च धारा से एमीटर की सुरक्षा हेतु होता है, यह धारा को बाईपास करता है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर कर दीजिए ताकि हमारा परिवार थोड़ा बड़ा हो सके। अगला प्रश्न, ईएलसीबी का विशेष उपयोग आपूर्ति काटने में होता है जब डैश डैश हो। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोषयुक्त स्थिति हो तब ईएलसीबी आपको मतलब आपूर्ति काट देगी। जैसे कि हम इसमें देखते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का विशेष उपयोग आपूर्ति काटने में होता है जब दोषयुक्त हो। ईएलसीबी का अर्थ लीकेज के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न, लघु रूप परिपथ वियोजक यानी एमसीबी की वियोजन क्षमता सामान्यतः डैश डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 2 किलो एम्पियर के नीचे इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं एमसीबी परिपथ को ओवरलोड होने की स्थिति में स्वतः ही परिपथ को सप्लाई से ऑफ कर देती है। अगला प्रश्न, एमसीबी की 20 श्रेणियां डैश डैश उपकरण के संचरण के लिए उपयोग होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गीजर इसका राइट आंसर है। इस श्रेणी के एमसीबी का ऑपरेटिंग टाइम जो होता है 0.04 से लेकर 13 सेकंड तक होती है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं 16 एम्पियर के सी टाइप एमसीबी का शॉर्ट सर्किट करंट का मूल्य लगभग डैश डैश है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 16 टाइम्स रेटिंग इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं 16 एम्पियर सी टाइप एमसीबी का शॉर्ट सर्किट करंट का मान लगभग निर्धारित करंट के 5 से 16 गुना होता है और तथा यह ऑपरेटिंग टाइम इसका जो होता है 0.04 से लेकर 5 सेकंड तक होती है। अगला प्रश्न, एक फेज सर्किट में इस्तेमाल होने वाला आरसीसीबी का अर्थ क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर इसका राइट आंसर है।
जैसा कि आरसीसीबी में फेज और न्यूट्रल दोनों के कनेक्शन के किए जाते हैं। आरसीसीबी तब ट्रिप होती है जब कहीं पर अर्थ फॉल्ट होती है। यह किसी भी तरह के फॉल्ट को तुरंत भाप लेती है और 30 मिलीसेकंड के अंदर ट्रिप हो जाती है। अगला प्रश्न, आरसीबी का आमतौर पर किससे सुरक्षा के लिए किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थ लीकेज धारा के सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आरसीबी दोस्तों यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर इसे कहते हैं, इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न, 1.5 वोल्ट के 4 सेल समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी निर्गत वोल्टता होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समान वोल्टता इसमें होती है, जो कि 1.5 वोल्ट समान ही रहेगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि सेलों को समांतर में जोड़ा जाता है तो उनके वोल्टेज का मान समान हो रहता है और परंतु धारा का मान बढ़ जाता है, और क्योंकि समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है तथा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध से कम हो जाता है। अगला, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर समझाया भी गया है, समांतर में समान होता है वोल्टेज। चलिए, अगला प्रश्न अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर के गोले पर 11.18 ग्राम के निक्षेप के लिए कितनी विद्युत मात्रा आवश्यकता होगी? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 × 10⁴ कूलाम इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, चांदी का भार यहाँ पर W बराबर जेड क्यों होता है? जेड जो होता है रासायनिक तुल्यांक, यहाँ पर Ag का जो EW है 108, यहाँ पर इसका पूरा मान रखेंगे। W का मान यहाँ पर दिया गया 11.18, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो आपको हल कर लेंगे तो आपका जो उत्तर यहाँ पर हमने आपको बता दिया 1 × 10⁴ कूलाम इसका सही उत्तर है, जैसा कि यहाँ पर हल करके निकाल लिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र इसका राइट आंसर है। चलिए, बाकी जानकारी आप देख सकते हैं वीडियो को रोककर, और हम इसकी PDF भी देंगे, वहाँ पर आप पढ़ लेना। चलिए, अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ विद्यमान होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चलायमान आवेश के इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, चालकत्व संबंधित गौस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 0 होता है। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए x का मान डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक होता है। जबकि दोस्तों फेरोमैग्नेटिक तथा पैरामैग्नेटिक पदार्थों हेतु x का मान धनात्मक होता है। अगला प्रश्न, जैसे कि 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर में जोड़े गए, फिर इनके साथ एक 10 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र यानी कैपेसिटर श्रृंखला में यानी सीरीज में जोड़ा गया, तो परिणाम स्वरूप संधारिता होगी। चलिए दोस्तों, हम आपको यहाँ पर हल करके, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो सीरीज में इसे जोड़ लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, पहले सीरीज में 5 पहले इसे समांतर में जोड़ लेंगे, फिर इसके साथ दोस्तों हम सीरीज में जोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पर जोड़ा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों समांतर के लिए C बराबर होता है C1 + C2 होता है। ये दोस्तों प्रतिरोध का उल्टा इसमें होता है। जैसा कि दोस्तों प्रतिरोध में समांतर में 1/R1 1 + 1/R2 जोड़ते हैं, यहाँ पर इस तरह जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको नहीं आता है तो। जैसे कि समांतर क्रम में संयोजित 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड एवं 5 माइक्रोफैरड संधारित्रों की कुल धारिता क्या होगी? सिंपल सा है दोस्तों, समांतर में जोड़ देंगे, सीधा सीधा जोड़ देते हैं, जैसे कि 3 4 5 यहाँ पूरा जोड़ेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 12 माइक्रोफैरड सही उत्तर होगा। ये इसका फार्मूला दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न, एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट दिया जाता है तो 3 कूलाम आवेश मिलता है, तो इसका कैपेसिटेंस होगा। सिंपल सा फार्मूला होता है, यहाँ V बराबर 6 और Q बराबर दिया गया है, यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 0.5 फैरड राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न, संधारित्र की धारिता होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर देख सकते हैं, उपयुक्त में सभी, जैसे कि दोस्तों प्लेटों के क्षेत्रफल के साथ साथ बढ़ती है और प्लेटों के बीच की दूरी में कमी के साथ बढ़ती है, और प्लेटों को पृथक करने पर माध्यम के परावैद्युत नियतांक में वृद्धि के साथ बढ़ती है।
चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा संबंध इसी से निकाल लिया गया है। यहाँ पर इसका फार्मूला दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुमत अधिकतम रिसाव विद्युत धारा पूर्ण भार विद्युत धारा का डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1/5000 इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्न में से किसका भूयोजन यानी अर्थिंग की दृष्टि से महत्व है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मानव जीवन और उपकरणों का बचाव इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, वैद्युतिक वायरिंग करते समय एक धातु भाग को उचित प्रकार से अर्थ करने के कारण अर्थ लीकेज धारा को निम्न प्रतिरोध विसर्जन पथ प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न, भू इलेक्ट्रोड में से एक भवन की दूरी डेड डैश से कम नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, BIS के अनुसार इमारतों और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी डेड डैश से कम नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर प्रत्येक वायरिंग में भू संयोजन के लिए प्रयुक्त चालक तार का कुल प्रतिरोध 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्लेट भूयोजन के लिए GI भूयोजन प्लेट का मानक आकार डेड डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6.35 mm होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जेनर डायोड प्रयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि जेनर डायोड एक PN जंक्शन डायोड है या फॉरवर्ड बायस में यह एक धारा यानी एक साधारण PN जंक्शन के समान कार्य करता है। और इसमें हम देखते हैं, जैसे कि जीनर डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो जीनर क्रिया के बाद जंक्शन के पार्श्व वोल्टेज स्थिर हो जाती है, जबकि धारा परिवर्तित होती रहती है। जैसा कि अगला पॉइंट है, 6 वोल्ट से कम वोल्टेज पर प्रचालित जीनर डायोड में जंक्शन का ब्रेक डाउन जीनर प्रभाव कारण होता है, और जबकि 6 वोल्ट से 8 वोल्ट तक वोल्टेज पर प्रचालित जीनर डायोड में ब्रेक डाउन जीनर तथा लेक्लांचे दोनों ब्रेक डाउन के कारण होता है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डायोड में अग्र विभव पात का मान होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 0.7 वोल्ट इसका राइट आंसर है। जैसा कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, शुद्ध अर्धचालकों में अपद्रव्य इसे बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चालकता बढ़ाने के लिए इसे मिलाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पर निम्न में से कौन सा निम्न पास फिल्टर है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसे कि आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि एल टाइप श्रेणी एल व पार्श्व सी के साथ इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किसी डायोड की प्रतिलोम धारा डेड डैश के क्रम में है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो एम्पियर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पी टाइप अर्धचालक के लिए डोपेंट डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बोरान इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, पी टाइप के लिए बोरान होता है। इसके अलावा जैसे कि दोस्तों, पी टाइप अर्धचालक के लिए डोपेंट बोरान पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम त्रिसंयोजी वाले तत्व की डोपिंग की जाती है, जैसे कि बोरान, गैलियम, एल्युमिनियम इत्यादि होते हैं। और एन टाइप के लिए जैसा कि हम देख सकते हैं, एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन में पंच संयोजी वाले तत्व की डोपिंग की जाती है, जैसे कि फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मुथ आदि। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि करंट की पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर चलने वाले ट्रांजिस्टर को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, करंट संचालित उपकरण इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल डिवाइस होता है और जिसका संचालन इलेक्ट्रॉन एवं होल्स दोनों के कारण होता है, इसलिए इसे बाइपोलर कहा जाता है। ट्रांजिस्टर को निम्न वोल्टेज पर प्रयोग किया जाता है। यदि
ट्रांजिस्टर का कार्यकारी वोल्टेज निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो ट्रांजिस्टर बहुत अधिक समय तक कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डिफ्यूज जंक्शन विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे कि दोस्तों इसमें ट्रांजिस्टर बनाने की प्रमुख विधियां निम्न प्रकार की हैं, जैसे कि जंक्शन विधि, पॉइंट कनेक्ट विधि और डिफ्यूज जंक्शन विधि और सिलिकॉन प्लेनर ट्रांजिस्टर विधि, ये सारी विधियां होती हैं। बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड चलाए जाते हैं तो डैश डैश कहलाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर सी मॉसफेट इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों मॉसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, और मॉसफेट जो होता है वोल्टेज नियंत्रित डिवाइस होती है। यह बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करती है, इसलिए इसे यूनिपोलर डिवाइस कहा जाता है। अगला प्रश्न, जैसा कि अगला है एम्पलीफायर, जिसमें ट्रांजिस्टर बायस का मान और सिग्नल वोल्टेज इस तरह से समायोजित किए जाते हैं कि कलेक्टर करंट की इनपुट सिग्नल के केवल आधे समय से कम के लिए प्रवाह करता है, उसे डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी क्लास सी एम्पलीफायर इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि वर्ग ए एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र 360 डिग्री के लिए प्राप्त होता है, और वर्ग बी में जो देखते हैं आप 180 डिग्री के लिए प्राप्त होता है, और ए बी में जो है 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के लिए प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास ए एम्पलीफायर की कुशलता डैश डैश है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिडलिटी और न्यूनतम विकृति के लेकिन कम उत्पादन होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 20% से लेकर 30%, 20% से लेकर 35% इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑपरेशन मोड के आधार पर प्रवर्धक निम्न प्रकार का होता है, जैसे कि श्रेणी ए प्रवर्धक और श्रेणी बी प्रवर्धक और श्रेणी ए बी और श्रेणी सी प्रवर्धक यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, सारी जानकारी आप देख लेना। अगला प्रश्न है, जैसे कि एक तापीय वाल्व आधारित सर्किट है जो इनपुट सिग्नल के आयाम को बढ़ाने में सक्षम है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एक एम्पलीफायर इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, वास्तव में थर्मोयानिक वाल्व अथवा ट्रांजिस्टर की एम्पलीफिकेशन क्षमता ही एम्पलीफायर का आधार है। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, कौन सा दोलक यानी ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर रहता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग करके 50 किलो हर्ट्ज से लेकर 50 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति के दोलित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं, एसी उत्पादन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर डैश डैश पर आधारित होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक ऑसिलेटर सर्किट इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका फार्मूला भी दिया गया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन सा दोलक ऑक्सीलेटर ज़्यादा स्थिर रहता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रिस्टल के रूप में क्वार्ट्ज रोसेशनल साल्ट आदि प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग करके 50 किलो हर्ट्ज से लेकर 50 मेगा हर्ट्ज दोलित्र आवृत्ति के दोलित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एससीआर और जीटीओ के बीच का अंतर यह है कि जीटीओ को डैश डैश का उपयोग करके बंद किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नकारात्मक गेट सिग्नल इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, एससीआर और जीटीओ यानी गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर के बीच का प्रमुख अंतर यह है कि जीटीओ को ऋणात्मक गेट सिग्नल देने पर जीटीओ ऑफ स्थिति में चला जाता है, जबकि एससीआर एक ऑन हो जाने पर गेट पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा 3 टर्मिनल एक ध्रुवीय ठोस स्थिति उपकरण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों इसका सिंबल भी देख सकते हैं, एन फेट का और पी फेट का, इसके सिंबल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न,
FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में वो टर्मिनल जिसके माध्यम से चैनल में बहुसंख्यक वाहकों का प्रवेश होता है डैश डैश कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्रोत सोर्स इसका राइट आंसर है। यानी दोस्तों इसमें फेट में जो 3 टर्मिनल होते हैं जैसे कि सोर्स ड्रेन गेट होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं FET एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस व यूनिपोलर डिवाइस होती है। यहाँ पर इसका सिंबल तो आप जान चुके हैं। अगला प्रश्न, दशमलव संख्या में 5 का बाइनरी समकक्ष है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 101 इसका राइट आंसर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर इसका मान निकाल कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, रेडिक्स 2 किसको दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप समझ लेना। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता 4 बिट के समूह को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी निबल कहते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहा जाता है, 1024 बाइट को 1 किलो बाइट कहा जाता है और 1024 गुणे 1024 बाइट को 1 MB कहा जाता है। एक यहाँ पर देख सकते हैं 1024 किलो और 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 इसे 1 GB कहते हैं। आप जानते ही होंगे आपके मोबाइल में जैसे कि 64 GB आता है और 128 GB आता है, आप वहाँ से समझ सकते हैं, वही जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगला प्रश्न, 1 MB 1 GB जो फ़ोटो अपलोड करते हैं, 1 MB 1 GB जो फ़ोटो खींचते हैं वो होती हैं। दशमलव प्रणाली में 8 द्विधारी प्रणाली में डैश डैश के समतुल्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1000 इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा होता है, यहाँ से 2 से भाग देते चले जाएंगे, जो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं नीचे से लिख देंगे, आपको जो उत्तर यही हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिक वायरिंग का एक प्रकार नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि खुली वायरिंग इसका सही उत्तर नहीं है, मतलब ये एक वायरिंग का प्रकार नहीं। जबकि दोस्तों कंड्यूट वायरिंग, क्लीट वायरिंग और कास्ट आवृत वायरिंग होती हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं स्थायी वायरिंग के बारे में, अस्थायी वायरिंग के बारे में। अस्थायी वायरिंग जो होती है फ्लेक्सिबल तार की वायरिंग होती है, क्लीट वायरिंग होती है। स्थायी वायरिंग देख सकते हैं आप केसिंग केपिंग वायरिंग, CTS या TRS वायरिंग होती है और लेड सेथित वायरिंग होती है और कंड्यूट पाइप वायरिंग भी होती है, डक्ट वायरिंग इत्यादि होती हैं स्थायी वायरिंग में। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है, इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय निम्न में से किस मापदंड का विचार नहीं किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भूसंपर्कन बिंदु इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी दी गई। जैसे कि केबल की वोल्टेज ग्रेडिंग में तात्पर्य यह है कि केबल का कार्यरत वोल्टेज कितना है। इंसुलेशन की मोटाई भी वोल्टेज ग्रेडिंग पर निर्भर करती है। केबल के कोरों की संख्या एक मतलब कोरों की संख्या 1 2 3 4 होती है तथा कोर के रूप में एल्युमिनियम अथवा कॉपर चालक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि घरों की वायरिंग के लिए निम्न में से किस सुरक्षा मापदंड का उपयोग किया जाता है। सिंपल सा है, MCB इसका राइट आंसर है, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक मशीन के कोर के लिए पटलित निर्माण का उपयोग डैश डैश को कम करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मशीन के कोर के लिए पटलित यानी लेमिनेशन का उपयोग भंवर धारा हानि यानी एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। DC मशीन के आर्मेचर कोर का लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील द्वारा किया जाता है, जिसकी मोटाई जो है 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक होती है और लेमिनेशन वार्निश द्वारा एक दूसरे से विद्युत रोधित यानी इंसुलेटेड रहती है। अगला प्रश्न, 4 पोल लैप कुंडलित दिष्ट धारा शंट जनित्र में 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली है, जिनमें प्रत्येक 0.004 ओम के आर्मेचर प्रतिरोध क्या हैं। सही उत्तर दोस्तों आप हल करें तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 0.055 ओम इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला होता है कुल आर्मेचर प्रतिरोध बराबर प्रति आर्मेचर
पथ आर्मेचर प्रति समांतर पथ प्रतिरोध अपान समांतर पथों की संख्या। यहाँ पर इसका पूरा मान रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा मशीन के दिक् परिवर्तक खंड डैश डैश के बने होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कठोर कर्षित हार्ड ड्रॉन तांबे के बने होते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, कम्यूटेटर डीसी मशीन के आर्मेचर शाफ्ट से जुड़ा रहता है। इसे मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं क्योंकि यह एसी को डीसी तथा डीसी को एसी में बदलता है। कम्यूटेटर से ब्रशेस जुड़े होते हैं। चल दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई तेजी कर दीजिए क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। आपको कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकती है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों आप जितना हो सके उतना आप पढ़ाई कर लें और इसमें सिलेक्शन ले लें, क्योंकि दोस्तों आप मुझे नहीं लगता कि इस और भर्ती आएगी। मान लो लगता है ये प्राइवेट होने वाला, अगर इससे पहले जो हो जाएगा तो वो सरकारी में रहेगा। चलिए, जैसा कि एक दिक् परिवर्तक के खंडों की संख्या डैश डैश की संख्या के बराबर होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर कुंडली इसका राइट आंसर है। जैसा कि डीसी मशीन में आर्मेचर उसका घूमने वाला भाग होता है, इसमें वाइंडिंग होती है, तथा कम्यूटेटर आर्मेचर शाफ्ट से जुड़ा रहता है जो कि हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है और इसे मैकेनिकल रेक्टिफायर का कार्य करता है। यह एसी को डीसी तथा डीसी को एसी में बदलता है। कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या आर्मेचर की संख्या बराबर आर्मेचर कॉइल इसका सही होता है। चलिए दोस्तों, अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि देख सकते हैं आप, एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्रेन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग उन स्थानों पर करते हैं जहां उच्च प्रारंभिक टार्क की आवश्यकता होती है, जैसे कि क्रेन, हाईएस्ट ट्रैक्शन, विद्युत रेलगाड़ी, लिफ्ट आदि में। अगला प्रश्न, 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शंट एवं कंपाउंड मोटर इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, डीसी मोटर में 3 प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर को उपयोग डीसी सीरीज मोटर के प्रचालन के लिए करते हैं, जबकि 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग डीसी शंट व डीसी कंपाउंड मोटर के प्रचालन के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज कंट्रोल विधि है ये। चलिए, जैसा कि हम इसमें देखते हैं, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण एक विभव नियंत्रक विधि होती है। इसके द्वारा विलगित यानी सेपरेटली उत्तेजित मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं। इसमें एक मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर स्थापित करने का एक भाग नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एक्साइटर नहीं है, जबकि दोस्तों कंजर्वेटर और ब्रीदर बुकोल्ज रिले होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपयुक्त में एक्साइटर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, जबकि यह प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर का भाग होता है। कंजर्वेटर, बीदर और बुकोल्ज रिले आदि का प्रयोग ट्रांसफार्मर के भाग है, मतलब ये सारे ट्रांसफार्मर के भाग है। जबकि कंजर्वेटर टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखता है। जो कंजर्वेटर होता है वो तेल के स्तर को बनाए रखता है, और जो ब्रीदर होता है तेल में नमी को जाने से रोकता है, तथा जो बुकोल्ज रिले होता है आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, 50 किलोवोल्ट एम्पियर के नीचे छोटे परिणामित यानी ट्रांसफार्मर कैसा शीतलन प्रयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, वायु शीतलन इसका सही उत्तर है। चलिए, आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, जैसे कि 3 प्रवस्था वाले एक तेल प्रतिशीतित शक्ति परिणामित्र में उपकरण संरक्षक, आर्द्रता अवशोषक, ब्रीदर, विस्फोट निकास मार्ग, वेंट और बुकोल्ज रिले डैश डैश उपकरण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रक्षात्मक इसका सही उत्तर है। चलिए,
हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से डैश डैश विद्युत ट्रांसफार्मर के प्लेट पर नहीं दिखता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फ्रेम साइज इसका राइट आंसर है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं निर्माता का नाम, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे आपके दिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, तार स्थापना के बाद परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मेगर का उपयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों मेगर जो है एक हस्तचलित डीसी जनरेटर होता है, जिसके द्वारा विद्युत मशीनों, केबलों आदि का विद्युत रोधन प्रतिरोध मापा जाता है। यह प्रतिरोध को मेगा ओम के श्रेणी में मापता है। मेगर का उपयोग चालक की सतत यानी कंटिन्यूटी जांचने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वे उपकरण जो एक ग्राफ शीट पर मापी जा रही मात्रा के रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें डैश डैश इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वे उपकरण जो एक ग्राफ शीट पर मापी जा रही मात्रा के रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, जैसे कि रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर आदि। और वह उपयंत्र जो किसी राशि के तात्कालिक मान को एक संकेत के द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, जैसे कि अमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर इत्यादि। और वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मानों को दर्शाता है, इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है, जैसे कि एनर्जी मीटर होता है। अगला प्रश्न, जैसे कि डैश डैश टार्क को सूचक को इसमें स्थानांतरित करने के लिए एक संकेत उपकरण लगाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डिफ्लेक्टिंग इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हम देखते हैं, इसमें किसी वैद्युत मापक यंत्र में डिफ्लेक्टिंग टार्क के कारण उत्पन्न टार्क की गति को नियंत्रित करने वाले टार्क कंट्रोलिंग टार्क कहलाता है। अगला पॉइंट, संकेतक के रूप में उत्पन्न होने वाले कंपनों को समाप्त करने वाले टार्क डैम्पिंग टार्क कहलाता है। अगला प्रश्न, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर 6 पोल के लिए वाउंड है, इसके रोटर को डैश डैश के लिए वाउंड होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 6 यानी 6 इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर इसके रोटर में 6 पोल के लिए वाउंड होगा, क्योंकि स्टेटर के बराबर ही रोटर में पोल उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर के संतुलित 3 फेज वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाले 3 फेज सममित धाराओं द्वारा उत्पादित क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार के हैं। सही उत्तर दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, नियत परिमाण के साथ में स्पेस रोटेटिंग इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि देख सकते हैं आप, जब आप एक प्रेरण पर डीओएल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग करना शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग धारा लगभग होगी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना होती है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग करने से लाइन वोल्टेज में गिरावट आती है, और इसलिए इस स्टार्टर का उपयोग छोटे प्रेरण मोटर हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैसे कि छत के पंखे के स्वीप का संबंध डैश डैश से है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उसके घूर्णन से बने वृत्त के व्यास इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कोई सीलिंग फैन 10 पोल के लिए बना है और 60 हर्ट्ज विद्युत आपूर्ति से जुड़ा होता है, तो गति नियंत्रक के चयन की आधी गति डैश डैश होगी। सिंपल सा दोस्तों, इस फार्मूले पर आपको मन रखना है, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 360 आरपीएम सही उत्तर होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया भी गया है, आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, 100 वाट की एक एकल फेज प्रेरण मोटर 230 वोल्ट एसी से जोड़ी गई है। यदि इसकी सहायक वाइंडिंग स्टार्ट पर खुलती है, तो रोटर पर परिणामी आघूर्ण क्या होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 0 यानी 0 होगी। अगला प्रश्न, स्थायी संधारित्र यानी स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे यानी सीलिंग फैन और टेबल फैन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न,
आद्य चालक के आधार पर किस प्रकार के अल्टरनेटर में भाप द्वारा उत्पादित बल पानी द्वारा उत्पादित बल के अधिक होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भाप टरबाइन अल्टरनेटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, भाप टरबाइन द्वारा संचालित पावर स्टेशनों में अल्टरनेटर टर्बो अल्टरनेटर कहा जाता है। अगला पॉइंट है, अल्टरनेटर एक विद्युत जनरेटर होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक प्रत्यावर्तक द्वारा जनित ईएमएफ का परिमाण डेड डैश को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रोटर कुंडलन में उत्तेजन धारा इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, अल्टरनेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समीकरण देख सकते हैं आप, 4.4 के पी के डी 5T वोल्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर फाई बराबर औसत फ्लक्स प्रति पोल जो कि वेबर में, और टी बराबर प्रति फेज श्रृंखला जो कि टर्न होती है सीरीज में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है, एक प्रत्यावर्तक में प्रतिकला प्रेरित ईएमएफ का आरएमएस मान है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसका पूरा मान भी दिया गया है, आप इस फार्मूलों को याद कर लीजिए, यहाँ पर सवाल बनते हैं आपके। जो डीआरडीओ का एग्ज़ाम हुआ था अभी, ट्रांसफार्मर से 3 से 4 सवाल बने थे जो कि इसी ये फार्मूले से बने थे, और एक फार्मूला और होता है जो कि V2 अपान V1 और N2 अपान N1 इससे भी बना था। चलिए, पोनी मोटर का प्रयोग करना डेड डैश के लिए एक स्टार्टिंग विधि है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तुल्यकालिक मोटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए पोनी मोटर डैम्पर वाइंडिंग, प्राइम मूवर, इंडक्शन मोटर आदि का उपयोग करते हैं तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तुल्यकालिक मोटर एक स्थिर गति पर चलने वाली मोटर होती है। इसे मोटर को पश्चगामी, अग्रगामी और इकाई शक्ति गुणक के किसी भी मान पर उत्तेजन को बदलकर चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न, समान उत्तेजन वाली तुल्यकालिक मोटर में पावर फैक्टर डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एकक होता है। अगला प्रश्न, तुल्यकालिक मोटर डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्वतः परिवर्तित मोटर नहीं है ये, यानी दोस्तों ये स्वयं स्टार्ट नहीं हो पाती है। इसे प्रारंभ करने के लिए कोई अलग से मोटर या मशीन का प्रयोग करते हैं। जब मोटर तुल्यकालिक गति पर आ जाती है तो उसे हटा देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, पोनी मोटर अवमंदक कुंडलन से इसे स्टार्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा पर चलने वाली 4 पोल तुल्यकालिक मोटर के लिए शाफ्ट की घूर्णन गति क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1500 आरपीएम इसका राइट आंसर है। सिंपल सा फार्मूला यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, सिंगल फेज ड्यूल कन्वर्टर के लिए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक कन्वर्टर धनात्मक आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है और दूसरा कन्वर्टर ऋणात्मक आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर इसका देख सकते हैं फार्मूला भी, अगला प्रश्न दिया गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, शुद्ध प्रतिरोधी भार वाले एक सिग्नल फेज फुल कन्वर्टर के लिए विलंब कोण जो है, यानी डिले एंगल अल्फा जो है के बीच होता है, जो V के बीच आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 0 से लेकर 5/2 और 2Vm अपान 5 मतलब पाई से 0 इसका सही उत्तर है। चलिए आप समझ लेना दोस्तों। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक 8 ध्रुव यानी 8 पोल वाले तरंग कुंडलन में जुड़े डीसी मशीन में आर्मेचर कितने समांतर पथ होंगे? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 2 होते हैं। यानी वेव में हमेशा 2 होता है, जबकि लैप में होता है दोस्तों समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या बराबर होती है। अगला प्रश्न, अगर पोल पिच 8 है और पोलों की संख्या भी 8 है तो आर्मेचर स्लॉटों की संख्या कितनी होगी? सिंपल सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 64 आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, स्लॉटों की संख्या बराबर पोलों की संख्या गुणे पोल पिच, यहाँ पर इसका मान रख देंगे, गुणा कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, मीट्रिक प्रणाली में SE तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, व्यास mm में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अंतःपर्त अचालक होता है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए लैटराइट पेपर इसका राइट आंसर है। यहाँ पर इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यदि खांचे का कोण 30 वैद्युतिक अंश हो तो और इसका मुख्य कुंडलन खांचा संख्या 1 से प्रारंभ होती है तो प्रारंभिक कुंडलन यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग प्रारंभ होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी खांचा संख्या 4 से इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा मान यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कैसे हल किया गया आप यहाँ पर समझ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, यदि पोल्स की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है तो पोल पिच का मान होगा। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पोल पिच बराबर होता है खांचों की संख्या और पोल की संख्या। यहाँ पर इसका मान रख के हल कर लेंगे तो आपका उत्तर जो आ जाएगा 6 खांचे, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, स्लिप्ट फेज मोटर वाइंडिंग में मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में खांचा कोण यानी स्लॉट एंगल होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री होना चाहिए। अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटर्स में स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग डैश डैश प्रकार की होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए संकेंद्री इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नियॉन लैंप का प्रयोग इसमें करते हैं हम सजावट के लिए। नियॉन लैंप में कोल्ड कैथोड लैंप भी कहते हैं। इसकी दक्षता 35 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है। ये लैंप प्रायः लाल रंग के प्रकाश देते हैं। अगला प्रश्न, दाबिक ग्लास लैंप की सामान्य अपेक्षिक वायु कितनी होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 200 घंटे इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि सोडियम वाष्प लैंप की आयु 3000 घंटे तथा प्रदीप्ति ट्यूब की आयु 7500 घंटे तक होती है। अगला प्रश्न, बाह्य खेलों के लिए उपयुक्त लैंप का प्रकार है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हैलोजन इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हैलोजन लैंप दीप्त लैंप के परिवार का एक लेटेस्ट मेंबर है और इसकी दक्षता जो है 22 ल्यूमेन प्रति वाट से लेकर 33 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है और ये हैलोजन लैंप जो है 5 किलोवाट तक रेटिंग के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, लैंप की दक्षता को डैश डैश में व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ल्यूमेन प्रति वाट में व्यक्त करते हैं। चलिए, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ल्यूमेन फ्लक्स फाई इनपुट पावर के अनुपात को ल्यूमेन इफिशियंसी अर्थात लैंप की दक्षता कहते हैं। यहाँ पर ल्यूमेन प्रति वाट द्वारा इसे कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में डैश डैश प्रकाश ऊपर की ओर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 90% इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम में 90% प्रकाश ऊपर की ओर चला जाता है तथा 10% प्रकाश सतह पर पड़ता है। अगला प्रश्न, चित्र में दिया गया चित्र में डैश डैश वायरिंग को आलेखित करता आरेख को दिखाता है। सही उत्तर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीढ़ी में वायरिंग यानी स्टेयरकेस वायरिंग को प्रदर्शित करता है ये डायग्राम। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं हम। चलिए, इसका प्रयोग निम्न विभव निम्न धारा प्रणाली में करते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, किस वायरिंग के कंड्यूट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो कि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जस्तीकृत दृढ़ कंड्यूट पाइप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। सही उत्तर अभी हम आपको बता चुके हैं, जैसे कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से वायरिंग के उस तरीकों को चयन करें जिसमें कम से कम जोड़ हों। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पासन विधि इसका राइट आंसर है क्योंकि पासन विधि में न्यूट्रल को एक स्थान से दूसरे विद्युतीय बिंदु तक पास करके पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न, फर्श और बिजली के स्विच के बीच मानक ऊंचाई कितनी होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 48 इंच इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि किसी भवन की वायरिंग में 60 वाट बल्ब
बल्बों के 20 पॉइंट्स और 100 वाट के प्रत्येक 4 पंखे हैं तो 240 वोल्ट सप्लाई सिस्टम में अनुमोदित इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होगा। चलिए दोस्तों, इसको आप जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे बल्ब की शक्ति निकाल ली गई, यहाँ पर फैन की शक्ति, यहाँ पर इसका मान रख दिया गया है। आपका जो उत्तर निकल कर आ गया है यहाँ पर देख सकते हैं 2.08 मेगा ओम राइट आंसर हो, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मान रख कर निकाल लिए गए। चलिए आप निकाल लेना, वीडियो को रोक कर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्रोल पैनल लेआउट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी ईएमआई को कम करने के लिए सबसे कुशल उपाय कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है मेटल रेसवे, इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम आपको फिर से बता देते हैं, जैसे कि कंट्रोल पैनल में लेआउट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त यानी इफिशियंट उपाय मेटल रेसवे है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपको जैसे कि चलता हुआ मोटर घूर्णन की दिशा को विपरीत करने के प्रयास को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्लगिंग कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक इलेक्ट्रिक प्रेस में तापक तत्व आमतौर पर बनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम का बनाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस में तापक तत्व जो है आमतौर पर नाइक्रोम का बनाया जाता है और इसमें 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन का कौन सा भाग माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेट्रॉन, इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार जब माइक्रोवेव ऑन होता है तो उसके अंदर उत्पन्न आवृत्ति माइक्रोवेव विकिरण उत्पन्न होती है। यह विकिरण ओवन के दीवारों से परिवर्तित होकर भोजन पर पड़ती है, जिसके कारण भोजन के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होने से उसके ताप में तेजी से वृद्धि होती है और भोजन जल्दी से गर्म हो जाता है और पक जाता है। अगला प्रश्न, घरेलू वाटर कूलर में पंप में कौन सी मोटर प्रयुक्त करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शेडेड पोल मोटर का प्रयोग करते हैं। शेडेड पोल मोटर बहुत कम अश्व शक्ति तक की बनाई जाती है, इस मोटर की दक्षता 5 से 35% तक होती है। अगला प्रश्न, एक वैद्युत रूम हीटर में तापक की कौन सी विधि प्रयोग में लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध तापक, इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रतिरोध तापक यानी रेजिस्टेंस हीटिंग में 2 प्रकार की होती है, यह प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन और अप्रत्यक्ष तापन प्रतिरोध तापन। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रतिरोध तापन जूल के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। प्रतिरोध तापन में डीसी व एसी दोनों सप्लाई पर प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न ऊर्जा संयंत्रों में से किस में ईंधन परिवहन लागत व्यवहार में शून्य होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, इसका सही उत्तर है। बाकी जानकारी आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो को रोककर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि फ्लू गैसों से ऊष्मा निकालना और बायोफिल्ड पानी को पहले से गर्म करना, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी पावर प्लांट की अधिकतम मांग 80 मेगावाट है, उपयोगिता फैक्टर 0.8 है, तो प्लांट की आरक्षित क्षमता होगी। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर आप हल करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आप हल कर लेना। यहाँ पर जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर ए 20 मेगावाट, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कोरोना का गुण नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अपस्रव्य, इसका राइट आंसर है। चलिए बाकी दोस्तों आप वीडियो को रोक कर इससे पढ़ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कोरोना हानि डैश डैश पर निर्भर नहीं करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कंडक्टर पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है, जबकि दोस्तों कंडक्टर की दक्षता और मौसम की स्थिति, स्वच्छता, इस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जैसा कि और यहाँ पर हम पूरी जानकारी देते हैं, जैसे कि दोस्तों अर्थात कोरोना में ओजोन गैस निकलती है और कोरोना में पावर लॉस होता है। आवृत्ति बढ़ाने से कोरोना लॉस बढ़ जाता है। कोरोना पदार्थ की सुरक्षता, स्वच्छता और मौसम की स्थिति निर्भर करती है, जबकि कंडक्टर पदार्थ जो है कंडक्टर मटेरियल पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि देख सकते हैं आप,
ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत चुनें। दोस्तों आपको यहाँ पर गलत चुनना है, जो कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही गलत हो जाएगा, जो कि आपका यही सही उत्तर होगा। चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, विशेष रूप से तीव्र कोरोना प्रभाव 35 किलोवोल्ट इससे अधिक कार्यकारी वोल्टेज पर देखे जाते हैं, ये सही है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ओजोन निर्माण के कारण कोरोना क्षरण बनता है, ये भी सही है दोस्तों। कोरोना के कारण बिजली का एक निश्चित अपव्यय होता है। अगला इसका दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये कारण नहीं है, बाकी आपको सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न, केबल के इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, कॉपर चालक केबल निम्नलिखित से जोड़ा जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सोल्डरिंग से जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न, जैसा कि देख सकते हैं निम्न तनन केबल की वोल्टेज होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1000 वोल्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, तुल्यकालिक मोटर में मंदन वाइंडिंग का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा हंटिंग रोकने और स्टार्टिंग वाला घूर्ण उत्पन्न करने के लिए, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय बिजली मानक के अनुसार कम या मध्यम वोल्टेज की आपूर्ति में स्वीकार वोल्टेज भिन्नता क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 6% इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आरसीसी पोल का प्रयोग डेड डैश लाइन में किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 11 किलोवोल्ट तक करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, पृथ्वी से ऊपर की ऊंचाई जो है 7 से 12 मीटर और उच्चतम लाइन वोल्टता 11 किलोवोल्ट और औसत टिकाऊपन जैसे कि 100 वर्ष और अधिकतम पाट या स्पान 100 मीटर और न्यूनतम सुरक्षा गुणक जो है 2.5 इसका सही है। चलिए, एल्युमिनियम को 10 बार पदार्थ के रूप में वरीयता दी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, निम्न लागत के कारण इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, एमजी सेट और रोटरी कन्वर्टर डेड डैश बदल देते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एसी को डीसी आपूर्ति में बदल देते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एकल फेज अर्ध परिवर्तक नियंत्रण मोटर में आर्मेचर धारा किस पर बंद हो जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बड़े प्रसर्जन कोण इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि आपका दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, मोटर जनरेटर सेट पर कौन सा परीक्षण किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रीजनरेटिव परीक्षण किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीजनरेटिव टेस्ट में बैक टू बैक टेस्ट या हॉपकिंस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। रीजनरेटिव टेस्ट में एक मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, यह मेथड लार्ज साइज के मशीनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसके द्वारा ताप और दिक् परिवर्तन यानी टेम्परेचर एंड कम्यूटेशन प्रोसेस का भी जांच किया जा सकता है। अगला प्रश्न, राडार किसका संक्षिप्त रूप है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग इसका सही उत्तर है। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर रडार प्रणालियों में सामान्यतः एक पल्स लक्ष्य की ओर ट्रांसमिट की जाती है तथा लक्ष्य से परिवर्तित पल्स को पुनः रिसीव कर लक्ष्य की स्थिति ज्ञात की जाती है। रडार में आंतरिक रूप से जनरेट किए गए ट्रिगर सिग्नल के लिए ट्रांसमिट शॉर्ट आयताकार पल्स जनरेट करता है। अगला प्रश्न, रडार बीकन क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक छोटे प्रकार का रडार है। अगला प्रश्न, ट्रांसमीटर की अंतरिम स्टेज पावर एम्पलीफायर ऑपरेट करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है, क्लास सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रिसीवर इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों, रिसीवर सिग्नल को रिसीव करता है, तत्पश्चात मॉड्यूलेशन द्वारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को पुनः प्राप्त किया जाता है और डी मॉड्यूलेशन पश्चात प्राप्त विद्युतीय सिग्नल को लाउड स्पीकर द्वारा ध्वनि सिग्नल में बदल जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही प्रश्न थे जो कि हमने कंप्लीट किए। और दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं, क्योंकि दोस्तों हम एक ही वीडियो में लगभग 150 से ज़्यादा प्रश्न करते हैं जो कि सभी टॉपिक से संबंधित होते हैं। चलिए
दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।